Hello student, welcome to Vidya Mandi classes and I am Komal Kukreja and welcome you all for the revision classes of JEE 2024. Today I am going to start with the chapter solution and solution में हम आपको पूरा solution chapter cover करेंगे। इसमें आपके numericals भी होंगे जो important JEE के लिए हैं, जो topics important JEE के लिए वो हम लोग इस chapter में आज cover करेंगे। पूरा एक one shoot में आपका एक recall हो जाएगा अच्छे से। क्लास सबसे पहले हमारे पास आता है मास परसेंटेज। जेई का जो फर्स्ट लेक्चर है सॉल्यूशन फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री में, उसमें आपका सबसे पहला टॉपिक आता है मास परसेंटेज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मास परसेंटेज? मास ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। किसी भी कंपोनेंट का अगर परसेंटेज पता करना हो, जैसे सपोज आई एम सेइंग कि 20% ऑफ HNO3, दैट मीन्स 20 ग्राम ऑफ HNO3 डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट अगर लोगे, सपोज आई एम राइटिंग 20% ऑफ HNO3, डू यू नो बाय मास? बाय मास का मतलब ये होता है कि दैट मीन्स आई एम सेइंग 20 ग्राम ऑफ HNO3 डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, हम ये कह रहे हैं। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं कि सॉल्वेंट क्वांटिटी इज हाउ मच? सॉल्वेंट मास इज 80 ग्राम। दिस इज अ सॉल्वेंट मास ऑफ 80 ग्राम। दैट मीन्स इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम ऑफ HNO3 dissolved and that is calculate the mass percentage. Now come down to volume percentage. सेम जो मास होता है बट उसको रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम में। Volume of component in the solution, volume of solution into 100. Suppose I am saying that 20% HNO3 by percent by volume. Do you know what does mean by that? I am saying कि आपके पास 20 ml है, क्योंकि अब आपके पास हमने क्या बोला, दिस इज अ वॉल्यूम कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंटेज। 20 ml of HNO3 dissolved in 80 ml of सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पर जो आपका टोटल सोल्यूशन होगा वो 100 ml का होगा। ओके, तो यहाँ पर आप जब भी लिखोगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी हम लोग 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कह देते हैं। हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें क्या बोलना है कि 20 अगर 20% बाय HNO3 वॉल्यूम लिखा है या 30% बाय NaCl है, कुछ भी आपके पास लिखा है एक्वा सोल्यूशन में, दैट मीन्स कि दे आर सेइंग कि 20 ml ऑफ HNO3 डिजॉल्व्ड इन 80 ml ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स टोटल सोल्यूशन इज हमारा 100 ml ऑफ सोल्यूशन है। ओके, नाउ कम डाउन टू पार्ट्स पर मिलियन। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट्स पर मिलियन के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 आया। यानी कि जितने कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स पर मिलियन छोटा जो यूज होता है वो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, बहुत कम पार्टिकल्स के लिए यूज होता है। तो पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। सेम यहाँ पर भी ऊपर सोल्यूट, नीचे टोटल सॉल्यूशन रखा जाएगा। जैसे सपोज हमें क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन क्या करते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन, बिलोंग्स टू फर्स्ट टॉपिक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। एक परसेंटेज आपका वो भी होता है W/V, ये परसेंटेज भी होता है W/V। दैट मीन्स अगर हम बोले कभी भी 20% W/V, that means हम HNO3, again I am saying HNO3, so that means I am saying 20 gram of HNO3 dissolved in 100 ml of solution। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, W/V परसेंटेज कहना चाह रहे हैं। दैट मीन्स हम HNO3 को यहाँ पर ग्राम में, वेट में, और जो सोल्यूशन का है कंटेंट वो हम लोग वॉल्यूम में लेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेस पे। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25%। आया? हमें क्या बोला है, 200 ग्राम ऑफ 25%। एक सोल्यूशन था, हमने बनाया, इसमें हमने क्या क्या डाला, हमने डाला 200 ग्राम ऑफ 25% डाला, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन बाय मास। इसका कितना है, बाय मास। ओके, एंड हमने क्या बनाया, 500 ग्राम ऑफ 40% बाय मास। ओके,
सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, हमको मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता है. कैन वी हैव मास परसेंटेज? मास परसेंटेज हमारे पास क्या होता है, वेट ऑफ कंपोनेंट. हम तो पता तो करें कि सॉल्यूशन में कितना वेट डला है, अपॉन टोटल वेट इनटू 100. मास परसेंटेज 25 दिया हुआ है. 1 सेकेंड. मास परसेंटेज हमारा 25 गिवन है, ठीक है. देन वेट ऑफ कंपोनेंट हमको पता करना है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 और 100. दैट मीन्स हमारे पास इसमें वेट ऑफ कंपोनेंट कितना है 50. ठीक है. नेक्स्ट कंपोनेंट में देखें, अगेन मास परसेंटेज निकालें 40%, वेट ऑफ कंपोनेंट पता करना है इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है हमारे पास 500. ये 5 गया और ये हमारा टोटल 100, यानी टोटल वेट ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 200 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 250 ग्राम. आया टोटल जो वेट था, यानी कि इसमें टोटल वेट कितना था विच इज इक्वल्स टू 250 ग्राम. इज इट ओके और नॉट? ओके. नेक्स्ट हमारे पास हमको निकालना है कि रिजल्टिंग शुगर सोल्यूशन कितना है, द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग शुगर सोल्यूशन. अगेन मास परसेंटेज का फॉर्मूला मेरे बच्चों, मास परसेंटेज का फॉर्मूला वी हैव वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ये मास परसेंटेज निकालना है, टोटल वेट 250 डिवाइडेड बाय, अगर हमारे पास देखा जाए 500 और 200 विच इज इक्वल्स टू 700 इनटू 100. इज इट ओके? तो हमारे पास ये क्या बच गया, 7 बच गया. ओके. तो हमारे पास जो आंसर आएगा, सो 250 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 700, द करेक्ट आंसर इज दैट, if you cancel out 250 by 7, 35.1. दैट मीन्स हमारे पास जो मास परसेंटेज की वैल्यू आई वो 35.1% आई. दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मास परसेंटेज एंड आपका मिक्सचर का क्वेश्चन था. आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमारे पास 200 ग्राम ऑफ 25% बाय मास, 500 ग्राम ऑफ 40% बाय मास था. देन व्हाट इज अवर द रिजल्टिंग सोल्यूशन, हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो उसका मास परसेंटेज क्या होगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन. अब जो नेक्स्ट स्लाइड आई है दिस इज फॉर मोल फ्रैक्शन. आपने सबने सुना होगा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट. सबसे पहले मोल फ्रैक्शन डिफाइंड बाय द एक्स से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट. सपोज हमारे पास एक कोई कंटेनर है, इसमें एक ए है और इसमें एक बी है. ठीक है. एक कोई कंपोनेंट है ए और बी. तो अगर हम पूछे इसके मोल्स क्या हैं, तो यू सेड मैम Na एंड इसके मोल्स यू सेड Nb. ओके. तो व्हाट आर, इफ आई एम सेइंग व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन, दैट मीन्स हाउ मच ए कंट्रीब्यूट इन अ सॉल्यूशन, दैट मीन्स XA. तो कोई पूछे XA का फॉर्मूला विच इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है. इफ आई एम सेइंग XB का फॉर्मूला मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Na plus Nb. Now the mole fraction of solution, this S define the solution. Mole fraction of solution if is always equals to 1. It doesn't matter कि वो बाइनरी कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट से मिला हुआ है या 3 या 4. अगर हमने कह दिया हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो A प्लस B प्लस C प्लस D 4 क्वाटरनरी कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है. तो हम पूछे इसका व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, यू सेड ऑलवेज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हमको ये क्या पता लगता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. हमें ये पता लगता है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट की A इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से हमेशा कम होगा. दैट मीन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A, B एंड C एंड D आर ऑलवेज इक्वल्स टू द 1. ओके. दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज ऑलवेज लेस देन 1,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज लेस देन 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी इन सब के जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उनकी वैल्यू 1 से कम आएगी। ओके, नाउ कम डाउन टू नेक्स्ट टॉपिक, मोलैरिटी। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोलैरिटी है। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, जैसा कि आप सब लोग 12th 11th पढ़ चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको पता होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय WB/MB। बी कंपोनेंट, क्योंकि ये बाइनरी सोल्यूशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज अ बाइनरी सोल्यूशन, वन इज अ सॉल्वेंट और वन इज सोल्यूट। तो solvent mostly represented by the A and solute mostly represented by the B. Okay, so molarity moles of solute upon volume of solution in liter. If in a question is आपके पास यहाँ पर मिलीलीटर अगर आ जाता है तो what you will do? Then moles of solute into 1000. The question is now the molarity is equals to moles of solute into 1000 और volume किसमें? Your volume will be your volume is in milliliter. सेम मोलालिटी, अगर हम बात करते हैं मोलालिटी का, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल m। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। सो स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये आपका क्वेश्चन हमें कह दिया सॉल्वेंट का वेट, कभी भी इसको कैन वी रिप्रेजेंट WA, can we represent 10B, NB? So then we have moles of solute upon weight of solvent in gram, then should multiply by 1000। आप भले ही लिखो उसको ग्राम में, बट आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट हमेशा किलोग्राम में और मोलरिटी में सॉल्यूशन का वेट हमेशा लीटर में चाहिए होगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट calculate the molarity and mole fraction of Ki if the density of 20% by mass aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। ओके, ये क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। आपके पास दिस इज मोलालिटी, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल m से। आपके पास क्या कह रहा है? 20% बाय मास सोल्यूशन। डू यू नो 20% बाय मास का मतलब क्या होता है? मास बाय मास, इसका मतलब क्या हुआ? मास बाय मास, दैट मीन्स 20 ग्राम ऑफ कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है? कुछ ऐसा डिफाइन किया है, KI। 20 ग्राम KI डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये कह रहा है तुमको पता है कि हमारे पास सॉल्वेंट कितना हुआ? 80 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। स्मॉल m की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल m क्या होता है? NB अपॉन WA इंटू 1000, ये होती है। ठीक है, दिस इज योर मोलालिटी। अगर हमारे पास NB है, दिस इज हमारा NB कितना है? मोल्स ऑफ सोल्यूट 20, KI के कितना होता है हमारा? K का 39, I हमारा कितना होता है? 126, 127, कैन वी अज्यूम 166, 20 बाय 166 अपॉन WA। व्हाट इज A इज ओवर हेयर? हमारे पास A क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है? 80 ग्राम। ठीक है, इन डिवाइडेड बाय 1000। वाई आई हैव रिटन 1000? क्योंकि हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द मोलालिटी, हमको किलोग्राम में चेंज करना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड बाय द 1000। तो सो आवर आंसर विल बी 1.56 m। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, दिस इज हमारा आंसर। ये क्या है? मोलालिटी, स्मॉल m। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? दिस इज हमारा XA यानी XKI, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, लिखा हुआ है ना आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI का मोल फ्रैक्शन निकालना है। XKI इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ KI अपॉन मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, मोल्स ऑफ KI दैट मीन्स 20 बाय 166
डिवाइडेड बाय 20/166 प्लस 18 बाय हमारे पास व्हाट वी हैव 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 80 ग्राम. तो कैन वी हैव 80/18 ये. ओके, सो द आंसर इज मोल फ्रैक्शन. हमारे पास जो आंसर आएगा दिस विल बी 0.0263. ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन आया. ओके, इज इट ओके? समझ में आ रहा होगा होपफुली सबको. नाउ द नेक्स्ट इज मोलैरिटी, कैपिटल M. मोलैरिटी हमें कैसे निकालते हैं? एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन आपको अलग से लिख के दिखा रही हूँ. एक रिलेशन आपको लिख के दिखा रही हूँ. मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी और मोलैरिटी में स्मॉल m इज इक्वल्स टू दी 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 D माइनस M इंटू M. ये दिस इज योर रिलेशन. दिस M इज इक्वल्स टू मोलैलिटी. ये आपकी मोलैलिटी कहलाती है, ये आपका डेंसिटी कहलाता है. और डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए. ओके, जो कि आपकी ग्राम पर ml में दिया है, कोई बात नहीं, ग्राम पर ml में दिया है. दिस इज ग्राम पर ml इज ऑल्सो इक्वल्स टू दी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. आप जब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुटअप करोगे तो आंसर कुछ आपका 1/41 मोलैरिटी में आ जाएगा. ओके, हमको केवल फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करना है. स्मॉल हम निकाल चुके हैं 1.56. मोलैरिटी हमको चाहिए. डेंसिटी हमारी 1.20T2 दी हुई है. यहाँ पर M इंटू M है, यानी कि मोलर मास ऑफ B भी चाहिए और मोलैरिटी भी चाहिए. मोलर मास ऑफ B वी नो दैट 166. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 1.41 आ जाएगा. ओके, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक. नाउ द कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दी मोल फ्रैक्शन ऑफ नेक्स्ट लॉ है आपका हेनरीज लॉ. हेनरी लॉ आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बताता है. क्या बताता है कि आपके पास अगर कोई भी हमारे पास गैस है उसको हमको डिसॉल्व करना है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे गैस उतनी ज़्यादा उसमें डिसॉल्व होगी. जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हमारे पास कोल्ड ड्रिंक बहुत हाई प्रेशर में सील्ड करते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. ओके, तो यहाँ से हमको एक पॉइंट निकल के आता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन. क्योंकि हमारी जो हेनरी लॉ स्टेट्स किया था उसने मास पे डिफाइन किया था, बट जब वो रीस्टेट हुआ दोबारा से बोला गया तो उसने बोल दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट. देयरफॉर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट. तो जो हमारे पास लॉ निकल के आता है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू XA मोल फ्रैक्शन. उसने कहा था मास ऑफ अ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर. तो मास को हटाए इज इक्वल्स टू K, मास ऑफ अ गैस है ये, इज इक्वल्स टू KP. तो हमने क्या कह दिया, हमने कहा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट. तो यहाँ पर P इज इक्वल्स टू 1/K डैश हो गया XA के टर्म में. तो दिस 1/K डैश शुड बी टर्म्ड एज KH. किससे डिफाइन किया? KH से. किससे डिफाइन किया? KH से. और KH हमारी क्या होती है? ये होती है हेनरीज कांस्टेंट. क्या होता है हमारा ये? हेनरीज ये हमारा क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट. ओके, तो हमारे पास क्या बोला गया कि आपके पास जब भी कोई भी गैस को आप सोल्यूशन में डिसॉल्व करना चाहोगे बच्चों, तो आपको उसका प्रेशर भी हाई रखना पड़ेगा सोल्यूशन में. तो दैट्स वाई P इज इक्वल्स टू KH इंटू XA. तो हमें यहाँ से एक पॉइंट मन के समझ में आता है कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मोल फ्रैक्शन उतना कम होगा. जब मोल फ्रैक्शन कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी. तो यहाँ पर डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर. दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ अ गैस. KH किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ अ गैस में. KH की वैल्यू बढ़ेगी डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. It is due to reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than hot water. जैसे कि अगर आपकी इसको हम टेम्परेचर से थोड़ा रिलेट करते हैं, आप जब भी आप कोल्ड ड्रिंक उठाओगे तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक में हैव अ लॉट ऑफ गैस.
बट द वार्म कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी तो उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो व्हाट यू कंक्लूड दैट कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो वाई द एक्वेटिक एनिमल्स फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर लेस होता है। अब जब टेम्परेचर लेस होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व होगी, तो दैट्स वाई दे फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन कंपेरिजन टू वार्म वाटर। जब आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व होगी, हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। तो किसी के भी अगर सॉल्वेंट की KH की वैल्यू ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस उस सॉल्वेंट में कम होगा। तो दैट्स वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, जो भी आपकी गैस सॉल्युबल होती है लिक्विड में वो डिपेंड करती है प्रेशर पे। आप जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे गैस उतनी ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल कहीं पर भी किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी। एप्लीकेशन एनॉक्सिया, एज यू ऑल हर्ड अबाउट दैट, एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर कम होता है, लेस ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, थिंकिंग की पावर कम हो जाती है, तो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग इश्यूज होने लगते हैं, तो इस डिसीज को एनॉक्सिया कहते हैं। ओके, स्क्यूबा डाइवर्स टेक हीलियम सिलेंडर टू अवॉइड बेंड्स को कम करने के लिए स्क्यूबा डाइवर्स क्या कर सिलेंडर लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास जब स्क्यूबा डाइवर बहुत नीचे जाते हैं तो प्रेशर नीचे होता है बहुत कम। व्हेनेवर प्रेशर डाउन साइड इज वेरी हाई, सो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्युबल गैसेस आर सॉल्युबल इन देयर बॉडी। बट आप जब ऊपर आओगे तो आपके प्रेशर धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होना चालू होता है, तो मोर गैस क्या होती है, मोर गैस आपकी बाहर निकलती है। तो इस अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा गैस एक साथ बाहर निकल गई तो भी एक इशू होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेंड्स कहते हैं। नेक्स्ट लॉ होता है वेपर प्रेशर, ये राउल्स लॉ थे। राउल्स ने क्या कहा था, राउल्स लॉ स्टेट दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, हम इसको बोलते हैं हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन है प्योर स्टेट में, सपोज हमारे पास प्योर स्टेट में एक कंपोनेंट है A, इसका B, ये 2 है, तो इसका वेपर प्रेशर PA0, इसका वेपर प्रेशर PB, या यू कैन से P1 इसका वेपर प्रेशर P2। यानी कि वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में हम डिफाइन कर रहे हैं P0 से 1 का और 2 का। अगर हमने इनका सोल्यूशन बना दिया, इसका सोल्यूशन बना दिया तो उसके वेपर प्रेशर में क्या इफेक्ट आएगा और टोटल प्रेशर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जब कभी भी आप कोई भी सोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, जब कभी भी आप कोई सोल्यूशन बनाएंगे, इसमें 1 और 2 कंपोनेंट डालेंगे, तो इस सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो डिफाइन होगा PS या PT। समवेयर आई हैव रिटन PS, समवेयर आई हैव रिटन PT, कंफ्यूज मत होना। प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, टोटल प्रेशर हो जाएगा P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन, P2 इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन। तो इसकी जो वैल्यू होगी विच इज P1 x1 एंड दिस इज वैल्यू P2 x2, ये वैल्यू होती है। ओके, यानी कि राउल्स लॉ बोलते हैं कि आपका जो भी पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सोल्यूशन होता है, इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ अ वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। नेक्स्ट 2 का बोले वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ गया वो P1 x1 P1 x1 P2 x2। अब राउल्स लॉ इज वैलिड फॉर दोज वोलाटाइल कंपोनेंट। अगर हमारे पास दोनों कंपोनेंट कैसे है, वोलाटाइल है, जब वोलाटाइल होगा उसी का ही वेपर प्रेशर होता है। जो कंपोनेंट वोलाटाइल नहीं होगा उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू 0 होती है। अगर हम इस ग्राफ को देखें, हमने यहाँ पर 1 को अज्यूम किया सॉल्वेंट और 2 को अज्यूम किया सॉल्यूट, ठीक है। यहाँ पर ये प्योर रखा हुआ था, इसमें कुछ मिक्स नहीं था, इसमें केवल 1 था, और यहाँ पर हमारे पास 2 था, ठीक है। 1 में इसका मोल फ्रैक्शन 1, मोल फ्रैक्शन, और केवल आपके पास अगर एक कंपोनेंट है तो वो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 के बराबर हो गया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, उसमें कोई दूसरा कंपोनेंट तो है नहीं, तो दैट्स व्हाई x1 की वैल्यू 1 हो गई।
अब हमने क्या किया, धीरे धीरे हमने इसमें बी डालना स्टार्ट किया। जब धीरे धीरे हमने सेकेंड कंपोनेंट इसमें डालना स्टार्ट किया तो उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू रिड्यूस हो गई और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। जब वेपर प्रेशर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस कंपोनेंट पे x1 मोल फ्रैक्शन यहाँ पर 0, यानी कि वहाँ पर वेपर प्रेशर 1 0 है, यानी वहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 की वैल्यू खत्म हो रही है। तो धीरे धीरे सेम कंपोनेंट यहाँ बी का है, बी में धीरे धीरे ए डालोगे तो ए बढ़ेगा और बी की वैल्यू कम होगी। तो टोटल प्रेशर इक्वल्स टू पी टोटल। आई हैव रिटन एज आई टोल्ड यू कि हमने सोल्यूशन की जगह पी टोटल लिख लिया, तो पी टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 होता है। ओके, इफ अगेन दे आर सेइंग इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, अगर एक कंपोनेंट कोई भी नॉन वोलेटाइल हो, हमने आपको क्या बोला, 1 को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और 2 को हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, 1 को सॉल्वेंट और 2 को सोल्यूट बोलते हैं। तो हमारे पास हम इसको ए भी डिफाइन कर सकते हैं और इसको बी भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो P2 नॉट इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि सोल्यूट अगर हम लें तो उसका वेपर प्रेशर 0 है, तो P टोटल की वैल्यू P1 प्लस P0, P1 x1 P2 x0, P टोटल P1 इंटू 1, यहाँ पर 1 P1 x1 ओके प्लस 0। अब हमने क्या किया, हमने P1 नॉट को नीचे लाया x1 के बराबर, दोनों को 1 से माइनस किया। एज यू नो दैट हमारे पास दो कंपोनेंट थे x1, हमारे पास दो कंपोनेंट थे x1 और x2, इसकी वैल्यू 1 थी। तो अगर 1 माइनस x1 विच इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी x2, इज इट ओके और नॉट? तो हमने यहाँ पर इसको x2 लिख दिया। तो P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 नॉट। तो हमें इससे क्या पता लगा कि जब कभी भी आप प्योर कंपोनेंट में कोई बी कंपोनेंट डालोगे और वो सोल्यूशन बनेगा तो वो इसके वेपर प्रेशर को रिड्यूस करेगा। ओके, तो एज यू कैन सी देखो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, PT टोटल प्रेशर कम हो गया, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये एक हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। We will discuss this in later. Okay, so this is हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, P1 नॉट माइनस PT, P1 नॉट माइनस PT अपॉन P1 इज इक्वल्स टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। हमने प्योर कंपोनेंट में B डाला तो हमने क्या देखा कि टोटल प्रेशर की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। प्योर कंपोनेंट से एक जो सॉल्वेंट है, याद रखना 1 को सॉल्वेंट और 2 को सोल्यूट। प्योर कंपोनेंट A1 है और जो आपका सॉल्वेंट है, तो जब कभी भी आप सॉल्वेंट में सोल्यूट डालोगे तो जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है वो सॉल्वेंट के प्रेशर से, वेपर प्रेशर से कम आएगी। Mass of urea required to dissolve 100 gram of water to reduce the vapor pressure of water by 25%। हमें यूरिया का मास पता करना है। हमें पास इक्वेशन क्या थी, P1 नॉट माइनस PS लिख दो अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू XB। ठीक है, P1 नॉट 100 मान लो, कह रहा है टोटल प्रेशर रिड्यूस 20% ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि 25% ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, इज इट ओके और नॉट, डिवाइडेड बाय 100। देखो मेरे बच्चों, सही है? तो कैन वी हैव XB का फॉर्मूला क्या होता है, XB का फॉर्मूला होता है NB अपॉन NB प्लस NA। ओके, बट हमने माना कि सोल्यूट, जब आपका सोल्यूट का परसेंटेज बहुत कम होता है तो यू कैन इग्नोर NB। ये बात ध्यान रखना कि कहाँ पर हमको NB लेना है और कहाँ पर नहीं लेना है। तो NB अपॉन, द इक्वेशन इज NB अपॉन NA। ओके, व्हाट इज अवर NB, मोल्स ऑफ B, वेट ऑफ B अपॉन यूरिया हमारे पास सबको पता है 60 होती है। हाँ, दूसरा किसने, वाटर है, वाटर का वेट कितना होता है 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस, कितना ग्राम वाटर लिया 100 डिवाइडेड बाय 18, इज इट ओके और नॉट? तो वी हैव, नेक्स्ट वी हैव 75 बाई 100 इज इक्वल्स टू WB इंटू 18 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। ये देख लो बच्चों, ओके, तो 25 बाई 100 WB इंटू 18 60 इंटू 100। तो यहाँ से जो WB आता है विच इज इक्वल्स टू 61.6 ग्राम आता है। ओके, हमने यहाँ पर क्या जज किया
कि वेपर प्रेशर पहले हमने अज्यूम कर लिया 100 था, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 25% डिक्रीज हो गया, तो सोल्यूशन का 25%, इस सोल्यूशन कितना 25% तक चला गया, तो 25% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू दिस मच. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है आइडियल सोल्यूशन की. व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सोल्यूशन? आइडियल सोल्यूशन की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. ये क्या कहता है कि आप जब भी ए और बी कंपोनेंट को मिलाओगे, ना तो डेल्टा एच मिक्सिंग में कोई चेंज आएगा, ना तो डेल्टा वी मिक्सिंग में चेंज होगा. डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब होता है नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, और डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब होता है नो चेंज इन वॉल्यूम. मानो 2 + 2 4 है, तो वो 4 ही रहेगा. 2 + 2 हम ये नहीं कह देंगे अट्रैक्शन हो गया और 3 बन गया या बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा. वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन सोल्यूशन. ओके, और यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जो ए का बी का अट्रैक्शन होगा वो ए और बी के बराबर रहेगा. ओके, अट्रैक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ए बी आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी बी. दो ए बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ए और बी बी के इक्वल ही आएगा. आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं, ना तो हीट इवॉल्व करे, ना एब्जॉर्ब करे, ना वॉल्यूम में कोई भी चेंज लाए. नो, आप इसके एग्जाम्पल देख लो, बेंजीन, टोलिन, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोमेथेन, और सॉरी आइडोएथेन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन. नेक्स्ट, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन के पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है. ये क्या कहते हैं कि आपके पास ए बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा विच इज नॉट इक्वल्स टू दी ए और बी बी. ठीक है, दूसरी बात, डेल्टा एच मिक्सिंग कभी भी इसमें 0 के बराबर नहीं होगा, या तो इवॉल्व होगी या तो एब्जॉर्ब होगी. और डेल्टा वी मिक्सिंग भी कभी 0 के बराबर नहीं होगा, या तो इवॉल्व होगी या तो या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या तो कम होगा. ओके, देयरफॉर इसको 2 टाइप की कैटेगरी में पढ़ा जाता है. एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होता है नेगेटिव डेविएशन. हम लोग अब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ेंगे. पॉजिटिव डेविएशन क्या कहता है? ये कहता है ए बी के बीच में उतना अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता जितना ए और बी बी के बीच का रहता है. सपोज एक हमारी फैमिली है और किसी और की फैमिली है, हम लोग आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं और वो बंदा आपस में भी अपने अच्छे फैमिली मेम्बर के साथ अच्छा रहता है. लेकिन व्हेन वी आर मिक्स एंड मर्ज, हम लोग जब आपस में मिल जाते हैं तो हम लोग के बीच में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं रहता है. जब हम लोग के बीच में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो व्हाट यू कंक्लूड दैट कि हमारे पास ए और बी आपस में एक दूसरे को छोड़ के जाना चाहेंगे. जब ए और बी आपस में एक दूसरे को छोड़ के जाना चाहेंगे तो पी ए नॉट, जो टोटल प्रेशर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. दैट मीन्स कि पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट और एक्स ए से हो जाएगा, और पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट और एक्स बी से. क्यों? क्योंकि जब ये सोल्यूशन में था इनका पी ए प्लस पी बी था. ठीक है, बट अब हमने क्या कहा, ए और बी के बीच में अच्छा अट्रैक्शन नहीं है, तो पी अपना वैल्यू बढ़ाएगा, अपने आप भागना चाहेगा ए, और बी अपना भागना चाहेगा. जब दोनों भागने चाहेंगे तो दोनों के प्रेशर्स इंक्रीज हो जाएंगे. अब इसमें पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 होती है, डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव होती है. आप ए और बी को मिक्स करोगे तो अगर वो अच्छे से अट्रैक्शन होंगे तो अट्रैक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज होता है. बट ए और बी का उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं है तो ये वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. कैन वी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू? नाउ द एग्जाम्पल्स आर एसीटोन एंड एथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड. आया? नाउ नेगेटिव डेविएशन जस्ट अपोजिट है. नेगेटिव डेविएशन क्या कहता है कि ए और बी का उतना अच्छा अट्रैक्शन है जितना अच्छा ए और बी में आपस में नहीं है. तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे, पहले क्या था, पी ए प्लस पी बी था. ठीक है, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो अब ए और बी एक दूसरे को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर इनके टोटल प्रेशर की वैल्यू हल्की सी बढ़ जानी चाहिए. यहाँ पर इसके प्रेशर कंपोनेंट हल्का सा कम हो जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है. ओके, तो जब वो जाना नहीं चाहेगा तो ओवरऑल जो प्रेशर है वो हमेशा पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो पी एस पहले से क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से. ओके, ये हमारा कंपोनेंट है. तो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव
ए और बी का उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं होता, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव इनके बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन रहता है। ये इनका ग्राफ है, जैसे कि देख सकते हो सॉल्यूशन में ये लोग छोड़ के जाना चाहे तो हल्का सा ए और बी में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं हुआ तो इसके वेपर प्रेशर की वैल्यू, इसके प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई। इनके बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन था, ये लोग छोड़ के जाना नहीं चाहते थे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो गई सॉल्यूशन में। एजियोट्रॉप क्या होता है? द सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कैन डिस्टिल एंड चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रॉप। सपोज यहाँ पर एक कंपोजिशन है अल्कोहल और वाटर, ठीक है, तो अल्कोहल और वाटर का एक ऐसा कंपोनेंट लें जो केवल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से बॉयल हो, इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पर कंपोनेंट डिसाइडेड रहता है, फिक्स रहता है, तभी एजियोट्रॉप बनता है। सपोज हमने कहा 95.5% अगर हमने अल्कोहल लिया तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब 95.5 अल्कोहल है, बाकी जो आपकी 4.5 वो वाटर है। इसमें आपका एजियोट्रॉप होता है, यानी कि यहाँ पर जितना आपका लिक्विड फेस में होगा उतना ही आपका वेपर फेस में भी कंपोनेंट होगा, और यहाँ पर आपके अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से ही वो बॉयल होगा, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो दैट सोल्यूशन इज नोन एज एजियोट्रॉप। तो जब भी एजियोट्रॉप बनेगा, कंपोनेंट का जो वेरिएशन होता है, यानी अल्कोहल वाटर कितना ले और दूसरा कोई कंपोनेंट कोई दूसरा एजियोट्रॉप बना रहा है तो वो कितना ले, वो फिक्स्ड रहता है। फिक्स क्वांटिटी पे ही आपको एजियोट्रॉप मिलता है, फिक्स क्वांटिटी पे ही आपको एजियोट्रॉप मिलेगा, अदरवाइज आपको एजियोट्रॉप नहीं मिलेगा। ओके, अल्कोहल और वाटर हमने लिया, सेम टेम्परेचर पे लिया, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कुछ ए है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बी है, तो अगर हमने अल्कोहल का 95.5% लिया अल्कोहल, तो दैट मीन्स हमारा ये एजियोट्रॉप है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक होता है, ये एजियोट्रॉप मिक्सचर है, यहाँ पर जितना लिक्विड फेस कंपोनेंट रहता है अल्कोहल वाटर का उतना ही वेपर फेस कंपोनेंट रहता है, और वो जो बॉयल होगा कंपोनेंट, जो सोल्यूशन बॉयल होगा अल्कोहल प्लस वाटर, वो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से बॉयल होगा। ओके, जितना भी पॉजिटिव डेविएशन है, जितने भी आपके सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं, वो कम बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं, एजियोट्रॉप बनाते हैं, और जितना भी आपका नेगेटिव आपका डेविएशन सोल्यूशन है वो हमेशा पॉजिटिव बॉइलिंग एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट कम डाउन टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली द नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट द नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कुछ भी ले लो, कैसा भी ले लो, अगर उसके काउंट में वेरिएशन आएगी तो वो वहाँ पर वेरिएशन शो करेगा। इस डिपेंड अपॉन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर्ड्स के हिसाब से नंबर ऑफ पार्टिकल, बाकी बोर्ड्स में इसके न्यूमेरिकल आते हैं, जेई में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं हमेशा। The properties which depend upon the number of particle, not the nature of particle, this is known as colligative properties. There are 4 types of colligative property होती है: elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure और relative lowering in vapor pressure। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि डिफाइन रहता है राउल्ट्स लॉ में। ओके, नाउ कम डाउन टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हम इस ग्राफ को डिस्कस करते हैं। एक बार आप इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ क्या कहता है, आपके पास ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट आपका बोलता है where the vapor pressure, that temperature where the vapor pressure is equals to the atmospheric pressure। वो टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं, वो उस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। सपोज हमने यहाँ पर लिया टीबी। टीबी नॉट डिफाइन करता है सॉल्वेंट को। हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं यहाँ पर बनता है कैसे, क्योंकि वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखो 1 atm दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, किसका? सॉल्वेंट का। जब हमने धीरे धीरे इसमें सॉल्यूट डाला तो ये बन गया सोल्यूशन। सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट शो हो रहा है वो हो रहा है टीबी। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को वी कॉल्ड इट टीबी नॉट, ये कंफ्यूज हो जाओगे, और उसके टीबी कहते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूट का कोई रोल नहीं है, सॉल्यूशन को टीबी, सॉल्वेंट को टीबी। तुमको यहाँ से क्या पता लगता है कि जो टीबी नॉट की वैल्यू है वो कम है टीबी से, करेक्ट?
यानी कि आपने जब सॉल्यूट डाला तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ गई। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी एम के प्रोपोर्शनल होता है और एम हमारी मोलैलिटी होती है। डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी एम और के बी हमारा होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, आपको पता है कि हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं। दिस इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और रिबियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, ये हमारा के बी की वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमने क्या लिखा, टी एफ नॉट होता है आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और टी एफ किसका होता है आपका, टी एफ आपका होता है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। इस केस में आप क्या होता है कि हमारे पास टी एफ नॉट की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है टी एफ से। लास्ट केस में आपने क्या देखा था, टी बी एफ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है आपके सॉल्वेंट से। बस इस केस में क्या होता है, टी एफ नॉट की वैल्यू कम होती है सोल्यूशन के। दिस इज सोल्यूशन हैविंग अ लेस फ्रीजिंग पॉइंट इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट इस केस में। ओके, सो हमें यहाँ से ये पता लगता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। हमने कोई भी सॉल्वेंट डाला तो सॉल्वेंट है, उसमें हमने सोल्यूट डाला, तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट हैविंग अ सम काइंड ऑफ अट्रैक्शन एंड दे फ्रीज इजीली, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कम हो गई। सेम डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, के एफ एम आ गया। इस के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। M2 की वैल्यू के एफ W2 इंटू 1000 डेल्टा टी एफ इंटू W1 होता है। क्लास ये एक फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसके बेस पे कभी कभी आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। इस फॉर्मूला को आप देख लीजिए। के एफ की वैल्यू अगर हम ऐसे नहीं लिखना चाहें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, के एफ की वैल्यू सिंपली क्या आएगी, के एफ इज इक्वल्स टू दी डेल्टा टी एफ बाय एम। इसको हमने इस इन टर्म्स ऑफ फ्यूजन के, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमने इन दोनों के टर्म में ये फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूला को आपको याद करना है, आपकी बुक्स में ये फॉर्मूला गिवन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम जानेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? क्लास हमारे पास एक कंटेनर था, हमने इस कंटेनर में यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट रखा और यहाँ पर सोल्यूशन रखा और हमने बीच में बना दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसनट्रेट सोल्यूशन टू हाई कंसनट्रेट। जब यहाँ पर प्योर आपका सॉल्वेंट है तो ये सोल्यूशन कैसा है आपका, लेस कंसनट्रेटेड है। ओके, और जो आपका सोल्यूशन है ये कैसा है, मोर कंसनट्रेटेड है। कैसा है, मोर कंसनट्रेटेड है। तो जब कभी भी आपके सॉल्वेंट पार्टिकल लेस कंसनट्रेटेड, जब कभी भी आपके सॉल्वेंट पार्टिकल लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कंसनट्रेट सोल्यूशन की तरफ आते हैं, दैट फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस को, मूविंग ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, okay, this is a less concentrated solution to high concentrated solution. This is known as कौन से पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल। दिस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब हमने क्या किया, सपोज हमने यहाँ पर एक प्रेशर लगाया, सपोज हमने यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया। जब हम पिस्टन से सॉल्यूशन को सप्रेस करेंगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर आना बंद हो जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड जिससे कि ऑस्मोसिस फिनोमेना कम हो जाए या खत्म हो जाए। सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर नहीं आएंगे। जब ये पार्टिकल आपके अंदर नहीं आएंगे, जिस प्रेशर पे पार्टिकल अंदर आना बंद हो जाएंगे, सॉल्यूशन में आना बंद हो जाएंगे, कौन से पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं, इस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सपोज हमने यहाँ पर कोई 2 atm का प्रेशर लगाया। सॉल्वेंट पार्टिकल जब प्रेशर लगाओगे तो सॉल्यूशन का पार्टिकल कंप्रेस होगा, स्पेस उसमें कम होगा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल को अंदर आने की जगह नहीं मिलेगी। तो जब वो अंदर आना बंद हो जाएंगे उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब क्या होगा, जब हम यहाँ पर 3 atm प्रेशर बढ़ा देंगे तो यहाँ के सॉल्वेंट पार्टिकल अब यहाँ जाना चालू करेंगे, क्योंकि इसको तुम कंप्रेस करोगे तो ये उधर शिफ्ट होगा।
तो जब आप इस तरफ आप प्रेशर लगाओगे 3 atm का इस तरफ प्रेशर लगेगा, तो जो ऑस्मोसिस है सॉल्वेंट पार्टिकल है वो मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएगी, और इस फिनोमेना को वी कॉल्ड इट रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, सो ऑस्मोसिस क्या होता है? मूविंग फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू द हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? जहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में आना बंद हो जाए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर से आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर दो जहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। पहले क्या थी? लेस कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड, अब क्या हो जाएगी? हाई कंसंट्रेटेड टू लेस कंसंट्रेटेड। आपके पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। पाई इज इक्वल्स टू दी CRT, पाई वी आपको पता है, सी इज द कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। आप इसको यहाँ पर लिखोगे तो कैन वी हैव पाई इज इक्वल्स टू n बाई VRT। n आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने इसको ऐसे लिख दिया अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। NBRT को कैन वी राइट डाउन WB बाई मोलर मास ऑफ BRT। ये आपके केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप इसमें देख लो। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक कंपैरिजन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो उसको हाइपरटोनिक, और जिसका कम हो दिस इज नोन एज अ हाइपोटोनिक। नाउ कम डाउन टू वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिफाइन करते हैं। आई क्या होती है? दिस डिफाइन दी आई इज इक्वल्स टू दी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप पूरा आई समझ लोगे। NaCl वाटर में डिसोसिएट होता है Na+Cl-। आपने क्या देखा? डाला आपने एक पार्टिकल था, कुछ देर बाद आपको 2 पार्टिकल दिख गए 2 by 1। ऑब्जर्व कितनी थी? 2। डाली नॉर्मल यानी कि जितनी कि तुम डाल रहे हो, तो दिस इज 1। तो यहाँ पर तुमको क्या दिखता है? आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी जब डिसोसिएशन होगा, और लेस देन 1 आएगी जब एसोसिएशन होगा। अगर सोल्यूशन में कुछ नहीं हो रहा है तो ना वो 1 से ज़्यादा आएगी, ना वो 1 से कम आएगी, वो 1 के बराबर आएगी। जैसे कि अगर हमने कोई भी सोल्यूशन ले लिया K2SO4, पानी में डालने से क्या हो जाता है? टूट जाता है। एज यू नो 2K प्लस SO4 2 माइनस, कितने कंपोनेंट बन गए? 3। K2SO4 को देखो कैसे तोड़ते हैं, 2K प्लस SO4 2 माइनस, 3 कंपोनेंट बन गए। तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 by 1। लिया आपने, एक था पार्टिकल और मिला आपको 3 गए, तो इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव एज आई डिस्कस बिफोर कि कॉलिगेटिव मीन्स नंबर, नॉट द नेचर। नंबर पे डिपेंड करता है। तो आई की वैल्यू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितनी तुम दिखोगे तुमको दिख रही है और जितनी पहले तुमने ली थी सोल्यूशन से। ओके, अब हम द इक्वेशन विच गिव द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ने जो उसको ट्रांसफर किया है, यानी कि दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड आई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और आई को रिलेट किया है। सारे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, PA0 माइनस PS, PA0 इक्वल्स टू IXB, देन डेल्टा TB इज इक्वल्स टू IKBM, डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल्टा TB इज इक्वल्स टू दी IKBM, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू दी IKFM, और ये यहाँ पर पाई इज इक्वल्स टू दी अगेन ICRT लिखो, चाहे पाई V इज इक्वल्स टू दी INRT लिखो, जो आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हो। फॉर्मूले को खोल के लिखो, जैसे लिखो, बट विद रिस्पेक्ट टू आई। अगर क्वेश्चन में बोला जाता है, आपको कैसे जज करोगे कि कहीं आई लगाना है नहीं लगाना है? अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि मॉलिक्यूल अंडरगो डिसोसिएट, एसोसिएट, तो यू जस्ट राइट डाउन कि वहां पर आई फॉर्मूले में आएगा। सो ऑल द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर रिलेटेड विद द आई। नाउ अल्फा की वैल्यू व्हेन द डिग्री ऑफ वांट ऑफ फैक्टर और अल्फा में रिलेशन I-1 अपॉन N-1 और वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन 1 बाय N-1। ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है?
आइसोटोनिक सोल्यूशन, किसी को पता आइसोटोनिक क्या होता है? विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैसी हो? सेम हो। 1% एक्वस NaCl, तुमको पता है NaCl कितने कंपोनेंट? 2। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू ICRT। ठीक है, हमारे पास I की वैल्यू कितनी है? 2 है, कंसंट्रेशन 1 है, 2 RT। कैन वी हैव 2 RT? 2 मोलर यूरिया, तो पाई इज इक्वल्स टू दी ICRT। यहाँ पर पाई की वैल्यू, I की वैल्यू 1, क्योंकि यूरिया जो है भाई साहब पानी में डिजोल्व नहीं होता है, तो I इंटू सी कितना? 2 RT आया। तो ये क्या वैल्यू आई? 2 RT, यानी इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर 2 RT, इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर 2 RT, यानी ये भी कैसा है? आइसोटोनिक है। यानी ये भी कैसा है? आइसोटोनिक है। ठीक है, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCl2, CaCl2 कितने हो गए? 3। ठीक है, यानी कि पाई इज इक्वल्स टू दी ICRT, अगेन पाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 CRT। ये क्या हो गया? 3 RT, क्योंकि आपने 1 C की वैल्यू 1 है ना। थ्री RT। 1.5 मोलर KCl कितना होता है? 2 होता है ना, K प्लस Cl माइनस, तो पाई इज इक्वल्स टू ICRT, I की वैल्यू 2, 1.5 RT विच इज इक्वल्स टू मेरे बच्चों 3 RT। यू कैन सी इसकी भी 3 RT, इसकी भी 3 RT, तो ये भी कैसा है? आइसोटोनिक है। ये नेक्स्ट तुम लोग चेक कर सकते हो कि क्या ये आइसोटोनिक है, क्या ये आइसोटोनिक है। अगर दोनों आइसोटोनिक है तो वी कैन जज। 2 मोलर एक्वस 2.5 एक्वस Cl कितना होता है? 2, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? ICRT 2.5 इंटू, then we have 2.5 into 2 RT. Okay, may I have 5 RT? Al2SO4 का थ्राइस किसी को नहीं तोड़ने आता है तो देख लो, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल I की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो यहाँ पर भी पाई इज इक्वल्स टू ICRT की वैल्यू भी कितनी आएगी? 5 RT। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक वो होता है विच वी हैव अ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। Now, if the boiling point of two solvent X and Y having a same molar weight are in the ratio of 2:1 and the enthalpy of vaporization are in the ratio of this, then the boiling point of elevation constant of X is m times the boiling point of elevation constant of Y. आपको एक हमने फॉर्मूला कहा था, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। Kb is equals to the R mb इंटू TB नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास 1000 इंटू HMB डेल्टा H वेपराइजेशन, ये बोला है। ठीक है, अगर हमारे पास दो सॉल्वेंट है X एंड Y, ठीक है, इनके मोलर मास की वैल्यू mx और my इक्वल है। जब mx और my इक्वल है तो आपके पास mb का फॉर्मूला क्या आएगा? अगर आप mx का फॉर्मूला लिखना चाहोगे, b इज अ सॉल्यूट, ये क्या डिफाइन कर रहा है? सॉल्यूट को डिफाइन कर रहा है। हमारे पास kb का फॉर्मूला था r इंटू एम बी इंटू टी बी नॉट इंटू 1000 इंटू वेपराइजेशन, ये तो mx का फॉर्मूला आएगा 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू kb डिवाइडेड बाय r इंटू टी बी नॉट स्क्वायर। ये टी बी नॉट हमको पता है सॉल्वेंट का है, कह रहा है mx और my की वैल्यू बराबर है। अगर mx और my की वैल्यू बराबर है यानी 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन x इंटू kb डिवाइडेड बाय r इंटू डेल्टा टीबी r इंटू डेल्टा टीबी नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू दी 1000 डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू kb डिवाइडेड बाय r इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा नहीं आएगा, टीबी आएगा केवल,
TB नॉट का स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मोलर मास सेम है और इनके बॉइलिंग पॉइंट 2:1 है, यानी x का बॉइलिंग पॉइंट 2 है, यहाँ पर 2 वैल्यू, ठीक है, इसके बॉइलिंग पॉइंट की 1 वैल्यू, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का x और y। एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन R(1:2), यानी इसकी 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन, x की वेपराइजेशन की वैल्यू दी है आपके पास 1, ठीक है, और क्या कह रहा है, सॉल्वेंट आपके पास, देन द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट x इज x टाइम देन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमको Kb की वैल्यू पता करनी, Kbx और Kby, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू Kby, ये पता करना है, ठीक है, और ये 1 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर, 1000 कैंसिल, तो जो आपका आंसर आएगा Kbx अपॉन Kby इज इक्वल्स टू द 8/1, यानी कि Kbx इज 8 टाइम्स ऑफ Kby, ये दे रहा है। देख लो क्लास कि हमारे पास हमने केवल फॉर्मूला वैल्यू पुटअप की है, आपको बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट यानी Kbx इज m टाइम्स ऑफ Kby, तो व्हाट इज m वैल्यू, दिस इज 8, हमने वैल्यू पुटअप की, सिंपल आंसर निकाला है। Next, if the degree of dissociation of aqueous solution of weak mono acid is determined by 0.3, then the observed freezing point will be in percentage, परसेंटेज में निकालना है। हमको पता है हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.3, इज इट अल्फा 0.3, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0.3 दी हुई है। कोई भी HA अगर एसिड है तो इट विल बी डिकम्पोज इनटू H+ और A-, इसकी इनिशियल क्वांटिटी 1, आपने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा, तो हमारे पास जो आई की वैल्यू आ जाएगी, वो आई की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैन वी हैव अ 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 1, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो हमारे पास 1 प्लस अल्फा विच इज 0.3, ये आ गई वैल्यू आई की, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट का परसेंटेज बताना है। कैसे परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू दी डेल्टा TFM, ये डेल्टा TFM इंक्रीज जितना भी आपका आया, डेल्टा TF डिवाइडेड बाय डेल्टा TF एक्चुअल कैलकुलेटेड, ये जो डेल्टा TF आपको ऑब्जर्व्ड, ये कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड कैन आई हैव IKFM माइनस KFM डिवाइडेड बाय KFM, ये आ गया, इनटू 100 कर दो, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो KFM, हाँ ये KF ऑब्जर्व्ड वाला है और ये कैलकुलेटेड, नीचे भी कैलकुलेटेड। हमें परसेंटेज निकालना है कि हमें परसेंटेज निकालना है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज हुआ। कैसे इंक्रीज होता है, आई की वैल्यू कैन वी हैव 1 प्लस 0.3, अल्फा की वैल्यू 0.3 है, अल्फा की वैल्यू 0.3, कैन वी हैव 1.3 आंसर। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, I-1 डिवाइडेड बाय I-1 KFM कॉमन ले लिया, नीचे भी KFM है, ये ले लिया, इनटू 100, ये आपका KFM कैंसिल हो गया इनटू 100 से, तो I की वैल्यू कैन वी हैव 1.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय इनटू 100, ये आपकी वैल्यू आ गई परसेंटेज इंक्रीज, तो कैन वी हैव 30% इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज बताना है विच इज 30%। ये आपके पास 0.3 आया, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू आ गई। सिंपल क्या करना था, आपके पास दिया था कि आपकी वैल्यू अल्फा से अल्फा की वैल्यू 0.3 है, जब अल्फा की वैल्यू 0.3 है तो पहले TF जो था वो कैलकुलेटेड था और अब जो TF है वो नॉन ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। तो ऑब्जर्व जब भी लिखते हैं तो IKFM हो जाता है डेल्टा TF का फॉर्मूला, और जब नहीं लिखते हैं तो KFM हो जाता है, ठीक है।
तो अब कह रहा है कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इंक्रीज ही तो निकल आएगा। नेक्स्ट, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब contain 0.63 gram of protein. The osmotic pressure of 300 Kelvin is 1.29 millibar. The molar mass of protein. हमें osmotic pressure चाहिए। फॉर्मूला पाई इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन है, आई नहीं लगेगा, प्रोटीन डिसोसिएट नहीं होगा, प्रोटीन डिसोसिएट नहीं होगा, तो पाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 0.63। आपके पास मोलर मास आपको पता करना है। आपका जो वॉल्यूम है, दिस इज योर वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपको लीटर में चाहिए। आपको आर की वैल्यू 0.083 दी हुई है, टेम्परेचर 300 दिया हुआ है, और पाई की वैल्यू 1.29 मिली बार है। जब पाई की वैल्यू 1.29 मिली बार है तो हमको इसमें बार दे करना है, क्योंकि हमारे पास जो आर है वो बार में दिया हुआ है। कैन वी हैव 1.29 इंटू 10⁻³ -3। तो जो यहाँ से मोलर मास आता है वो 4053 समथिंग आता है आपका ग्राम में। इट इज़ नॉट एक्यूरेट, बट आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना कि ये आपका आता है। क्लास, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। अब आप लोग थोड़े अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर JEE 2024। थैंक यू सो मच एवरीवन।